जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं समस्त व्यूअर्स श्रोतागणों, हम आपको इस यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से आज यह अवगत कराना चाहेंगे कि सबने अवज्ञा की सीमाएं क्या थी और किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है। इसके पूर्व वीडियो में आपने सबने अवज्ञा का आरंभ किस प्रकार से हुआ और कैसे गतिविधियां प्रारंभ हुई, इसके बारे में आपने समझा। चलिए प्रारंभ करते हैं सबने अवज्ञा की सीमाएं। इसके पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। सबने अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किया बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूरी हो सकती है। इसलिए अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण का ही एक प्रभाव थी। इसलिए सबने अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से भी देख रहे थे। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इसमें कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। स्रोत घा 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया। माना जाता है कि बाद में सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके ही इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था, मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अपने समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों के बारे में करूँगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह से प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मजबूत चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समोजित किया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्णय के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्ली और धार्मिक विशेषताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ सकते हैं कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है। उन पर भारी कर्जे हैं, खास तौर से पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है।
इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। इस स्रोत से आप यह जान पाए होंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का यह दावा प्रस्तुत होता है कि यह भारत देश केवल हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का भी है। अंततः यह कह सकता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब आप समझेंगे कि सामूहिक अपनेपन का भाव इस राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में कैसे विस्तारित हुआ। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाले कोई साझा बात ढूंढते लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेती है। विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने के अपने योगदान को पैदा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसका अध्ययन आपने पूर्व के अध्याय में देखा कि फ्रांस या जर्मनी या ब्रिटेन या रूस, इन सभी देशों ने एकीकरण के फलस्वरूप अपने अपने राष्ट्रगान, अपने अपने राष्ट्रगीत तथा अपने चिन्ह तथा देश के झंडे को कैसे गढ़ा और किस तरीके से राष्ट्रवाद प्रक्रिया को जन्म दिया और लोकतंत्रवादी प्रक्रिया का विकास हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप आप समझेंगे कि भारत में भी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया इसी तरीके से फली फूली। राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की व्याख्या छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मात्र छवि में प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी बहुत मजबूत माना जाता है। 19वीं सदी के आखिरी में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोग गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं
का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाओं के द्वारा, राष्ट्रीय साहित्य के द्वारा ही लोगों में असली विचारों और विशिष्टताओं को जन्म दिया सकता है और एक विश्वसनीय अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेताओं और अन्य लोगों ने एकजुट होकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाई। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोगों ही थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता पर, उपलब्धियों पर गर्व करने की ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। स्रोत अंगा। पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातर, चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। आगे की बात है, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। आपने स्रोत अंगा में यह समझा कि पुरानी परंपराओं तथा रीति रिवाजों का कैसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। परंतु आप संपूर्ण अध्ययन से यह समझ पाए होंगे कि ये समस्त स्रोत उन पुरानी परंपराओं का ही वर्णन कर रहे थे जिसमें भारत की जटिलता का वर्णन किया गया था, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो चुकी थी, जो यह अभी तक नहीं सीख पाई थी कि वे फिरंगी हमारे देश को कैसे खोखला कर रहे थे। यही एक प्रमुख कारण था कि भारत में जाति, पक्ष, गुट निरपेक्षता न आकर गुटों में बटा हुआ था। गुटबंदी थी, परंतु वह धर्मों के साथ थी। एक ही धर्म पुरापंथी लोग अनेक प्रकार के अलग अलग परंपराओं को निचोड़ रहे थे। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, सब अपने धर्म को लेकर लड़ रहे थे। यही कारण था जो भारत में इस खंडन क्रिया को जन्म दे रहा था। परंतु एक अखंड भारत के निर्माण के लिए यह जरूरी था कि संपूर्ण भारत देश जो कई भागों में विभक्त हो रहा था वह एकजुट होकर
केवल एक देश के लिए ही कार्य करे। और वह एक बात आई जो अंततः 1947 के बाद देखने को मिली, वह थी भारतीय सत्ता का जन्म होना, जिसमें राष्ट्रवाद की प्रक्रिया जन्म लेती है। 1950 में संविधान का निर्माण होता है और आगे चलकर भारत में भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान तमाम क्षेत्रों में प्रगति होती है। परंतु इसके पहले हम आप एक बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ो पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें साल का भारतीयों को एक तत्कालिक सत्ता का हस्तांतरण एवं भारत छोड़ो की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालों की और राष्ट्रीय गीतों के माध्यम से एवं नारों के प्रदर्शन के द्वारा जुलूस निकाला। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी थी, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग में बावजूद इसे दबाने में एक बड़ा अधिक समय लगा और अंततः भारत आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से आपने इस संपूर्ण लेसन के माध्यम से यह बात समझ पाए होंगे कि भारत में किन किन गतिविधियों के अनुसार यह प्रक्रियाओं का जन्म हुआ और अंततः भारत एक स्वतंत्र देश जाकर बन पाया। तो हम आपसे यही अनुग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसिद्धि दें, लाइक करें तथा शेयर करें। यह हमारा एक न सिर्फ वीडियो चैनल जो आप तक पहुंचाया जा रहा है एक माध्यम है, बल्कि यह एक ज्ञान का प्रकाश करने वाला एक दीप है, जिसमें आप उस ज्योति को देख पा रहे हैं। हम आपको अगले वीडियो के साथ अगले समय फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें और इसके बारे में समझें तथा अपने दोस्तों तक लाइक एवं शेयर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।